हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है करंट फॉर्स वीडियो में। और यहां बात करेंगे हम लोग नदी के रेत में दुर्लभ धातु टैंटेलम मिला है और उसकी खासियत है, उसकी वजह से मोबाइल से लेकर मिसाइल तक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है वो। तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, नदी में क्यों मिला और टैंटेलम क्या है इसके बारे में भी। मिस यूनिवर्स उनके बारे में जानेंगे, कौन बन गई हैं और किस देश से हैं, उस देश के बारे में भी आपको बताएंगे। और भी कई टॉपिक है, कई क्वेश्चन हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, जनवरी से लेकर नवंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, देखिएगा ज़रूर। और मेंबरशिप के साथ इसका PDF भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता का नाम बताएं। क्या नाम है उनका? आंसर होगा शेनिस पलासियोस। ठीक है, तो कहाँ की हैं वो? निकारागुआ देश की हैं वो। और फोटोग्राफ ये रहा इनका। तो अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता हुई मिस यूनिवर्स की, उसी में इस देश की किसी ब्यूटी क्वीन ने ये पहली बार जीता है। इनका जन्म हुआ था 30 मई सन 2000 को। अवार्ड कहाँ और कब मिला? तो 18 नवंबर को मिला है। अल सल्वाडोर में आयोजन हुआ था इसका फाइनल, और ये 72वां संस्करण था मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का। ठीक है, तो इसमें कौन रनर अप रहे उनके सबके बारे में जान लेते हैं। तो विजेता शेनिस पलासियोस, ठीक है, निकारागुआ की है। फर्स्ट रनर अप वो एंटोनिया पोर्सिल्ड, वो थाईलैंड की हैं। सेकेंड रनर अप मोरिया विल्सन, ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, और अगर बात होगी 2022 की विजेता कौन है मिस यूनिवर्स की, तो आर बोनी गैब्रियल, USA की। ठीक है, 2022 का ये रहा, 2023 का ये देख रहे हैं आप। अगर बात होगी भारत की, जो भारत को किसने रिप्रेजेंट किया वहाँ पर, तो उनका नाम है श्वेता शारदा। ये रहा फोटोग्राफ इनका, श्वेता शारदा। तो टॉप 20 में वो जगह बना पाई, उसके बाद फिर वो मतलब छट गई थी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इस बार एक और ख़ास बात हुआ कि पहली बार पड़ोसी पाकिस्तान से भी किसी ने मिस यूनिवर्स में डेब्यू किया। उनका नाम था एरिका रॉबिन, वो भी टॉप 20 में नहीं है। ओके, तो मिस यूनिवर्स के बारे में बात कर लें। ये जो प्रतियोगिता है वो अमेरिका की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। ओके, और अगर बात होगी भारत कि अब तक की कौन कौन विजेता हैं मिस यूनिवर्स की, तो 1994 में सुष्मिता सेन, वो भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। उसके बाद 2000 में लारा दत्ता दूसरी मिस यूनिवर्स, और उसके बाद 2021 में हरनाज संधू भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स। और अगर बात करेंगे मिस वर्ल्ड की, तो पहली मिस वर्ल्ड भारत की रही हैं 1966 में रीता फारिया। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय, फिर 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। तो ये अब तक की मिस वर्ल्ड हैं और ये अब तक की मिस यूनिवर्स है। भारत की बात हो रही है। ओके, अब क्या बात कर लें, अब निकारागुआ के बारे में जान लेते हैं। वो कहाँ पर है, इस देश के बारे में जान लें, क्योंकि जो अभी मिस यूनिवर्स बनी है और उनका नाम क्या है, शेनिस पलासियोस। ओके, तो उनके देश के बारे में जान लें, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में देशों के बारे में भी सवाल आते रहते हैं। ठीक है, तो निकारागुआ एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं। और सबसे पहले प्यारा भारत है अपना। और अब चलते हैं अमेरिकी जो महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पर मध्य अमेरिका में ये निकारागुआ है। ये देश देख रहे हैं आप। राजधानी क्या है इसकी? मानागुआ। ठीक है, मुद्रा क्या है? कोर्डोबा इसकी मुद्रा है। आबादी है 63.59 लाख। प्रेसिडेंट है यहाँ के डेनियल ओर्टेगा। ओके, और इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर ये वाला जो पड़ोसी देश है वो है होंडुरस। क्या नाम है? होंडुरस। और इस तरफ है कोस्टा रिका। ठीक है, तो ये मैप में आपने समझ लिया है। ओके, इधर ये कैरेबियन सी है यहाँ पर।
इससे सटा हुआ। और ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इन सब के बारे में PDF भी मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। उससे पहले बताऊं कि अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है, और उसका मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सी रकम है, प्राइस बहुत कम रखा गया आपके लिए, और इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो भी कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और वीडियो का लिंक भी होता है। जैसे मैंने बताया मैप के बारे में, तो ये वीडियो के लिंक में वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी मिलते हैं। एक तो करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है डेली, वीकली, मंथली। इसके अलावा तमाम एग्जामिनेशन के, ये सब एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, और इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मेंबरशिप प्लान, एक हेल्पलाइन नंबर भी है, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चैट पे बात करनी है, कॉल नहीं करना है। तो क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंजाब में किस नदी की रेत में दुर्लभ धातु टैंटलम का भंडार मिला है? आंसर होगा सतलुज। ठीक है, सतलुज। और न्यूज़ देख रहे हैं आप, IIT रोपर, वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उन सब ने वहाँ पर ये दुर्लभ धातु टैंटलम की उपस्थिति का पता लगाया है। और टैंटलम का जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर निर्माण, और इसके अलावा हवाई जहाज़ से लेकर मिसाइल, आगे और बताएंगे आपको, तो उन सब में होता है। तो इसकी खोज जो है ना, IIT रोपर वहाँ के जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सहायक प्रोफेसर हैं डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन, तो उनकी अध्यक्षता में एक टीम ने की है। और इस पर पंजाब सरकार ने भी कहा है, पंजाब माइनिंग एंड जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डायरेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि ये जो खोज है ना वो बहुत बड़ी है। केवल पंजाब ही नहीं, पूरे भारत के लिए ये खोज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर बनाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़फुल यूज़ होता है। और नदी में ये जो धातु है वो कितनी मात्रा में है ये जानने को उत्सुक हैं, और इस पर और विस्तृत रिसर्च का काम चलाया जा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि सतलुज जो नदी है, ये नदी देख रहे हैं सतलुज नदी है, तो यहाँ पर टैंटलम आया कहाँ से? देखिए, सतलुज में ये टैंटलम है, इसके स्रोत का अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जो रिसर्चर्स की टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर सेबेस्टियन, उनका ये कहना है कि ये हिमालय क्षेत्र में ये टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं उसकी जो टक्कर होती है उसकी वजह से हो सकता है ये दुर्लभ धातु जो है वो मिली हो। ठीक है, वहाँ पर उसके रेत में आ गया हो। देखिए, भारतीय प्लेट वो जो है इंडियन प्लेट, वो यूरेशियन प्लेट की ओर आगे लगातार बढ़ रहा है, और इससे नदी में टैंटलम बन रहा होगा, ऐसा कहना है। और ये जो हलचल है वो हिमालय क्षेत्र की भूकंपीय गतिविधि का कारण बनता है। एक बार इसको समझाते हैं आपको, ये जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का क्या मामला है। देखिए, बहुत वक्त पहले की बात है, वो सारे जो प्लेट्स हैं सब कुछ एक ही जगह था। तो ये अफ्रीकी प्लेट है, ये इससे अलग हुआ, जैसे इंडियन प्लेट है ये, और ये यूरेशियन प्लेट में इसने टक्कर मारी है। ओके, तो यूरेशियन प्लेट में टक्कर लगते ही वहाँ पर जो टक्कर हुई उससे हिमालय का निर्माण हुआ है। ओके, और ये इस तरह से हिमालय और लगातार बढ़ता जा रहा है। ये इंडियन प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट को लगातार हर वक्त टक्कर मारता जा रहा है, और इसलिए इस इलाके में जो भूकंप का खतरा है वो भी होता है। और नेपाल में तो हम लोग देख रहे हैं कि महीने में 3-4 बार भूकंप अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्या है इसकी वजह से नदियों में टैंटलम बन रहा होगा। ठीक है, ये हलचल हिमालय के भूकंपीय गतिविधि के कारण जो स्थिति बनी है। और डॉक्टर सेबेस्टियन का ये कहना है कि हो सकता है कि ये चीन की ओर से आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये पता नहीं, क्योंकि सतलज का 80% जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वाटर कैचिंग जो एरिया है, वो तिब्बत में यानी चीन में है, उधर से आता है। तो अभी बिना जांचे इस पर बहुत सटीकता से नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ अनुमान है। अब चूँकि यहाँ पर ये जो सतलुज नदी है वहाँ पर टैंटलम मिल गया है, तो उसके बारे में और भी आगे डिटेल में इस पर बात की जाएगी, सर्च किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। ओके, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। और अगर हम और आगे बात करें टैंटलम के बारे में,
देखिए ये एक दुर्लभ धातु तो है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 73 है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये 73 है। और केंद्रीय खान मंत्रालय जो है ना, उसने 2020-21 के अपने एनुअल रिपोर्ट में इसको जो 12 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज है ना, उनमें से एक ये बताया था। आप सोच सकते हैं। तो ये भारी और बहुत ही कठोर है, और आज उपयोग में आने वाले जो सबसे अधिक संरक्षण प्रतिरोधी जो धातु हैं, यानी कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल, उनमें से ही एक है। और इसमें हाई लेवल का कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, और क्योंकि ये हवा में के संपर्क में आने पर एक ऑक्साइड की परत बनाता है, जिसको हटाना बेहद मुश्किल होता है। तो विशेष रूप से टेंटलम जो ना, उसका जो गलनांक है ना, अगर हम बात करेंगे गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, वो 3020 डिग्री है। 3020 डिग्री, उतना टेम्परेचर जाएगा तब ये पिघलेगा, गलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो टेंटलम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है। टेंटलम से जो बने हुए कैपेसिटर है, या कहें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर वगैरह, तो वो किसी भी दूसरे जो सेमीकंडक्टर है उसकी तुलना में मतलब बिजली को संग्रहित करने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो खूबी है ना, वो धातु को वो स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरे सहित तमाम जो पोर्टेबल उपकरण है उन सब के लिए बेहतरीन बनाता है। और चूँकि टेंटलम का जो गलनांक है, जो मैंने बताया, मेल्टिंग पॉइंट 3020 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वजह से ये ऐसी जगह पर उपयोग होता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए बहुत महंगा भी है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होने की वजह से, 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होने की वजह से, तो इसका उपयोग कहाँ, केमिकल प्लांट हो गया, एटॉमिक पावर प्लांट हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, मिसाइल हो गया, इन सब के कंपोनेंट को बनाने के लिए भी किया जाता है। जो हेवी जो मशीन टूल्स हैं उन सब को बनाने के लिए किया जाता है। और अमेरिकी ऊर्जा विभाग है, उसके अनुसार ये टेंटलम जो है ना, वो शारीरिक तरल पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो इसकी वजह से इसका उपयोग जो आर्टिफिशियल घुटने हो गए, जॉइंट्स हो गया, और सर्जिकल जो भी चीज़ें हैं उन सब को बनाने के लिए, उनको प्रत्यारोपित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो इतने तरह के चीज़ों में इस्तेमाल होता है, और भारत को ये सब आयात करना पड़ता है। और अगर सतलुज नदी के जो रेत है वहाँ अगर बड़े पैमाने पर ये पाया गया, अभी तो रिसर्च और चल रहा है, अभी तो बस डिटेक्ट किया गया है, खोज की गई है, पता लगाया गया है। अगर आगे पता चलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर है, तो इसका मतलब होगा कि हम भारत में सेमीकंडक्टर बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। अभी तो हमको रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि इतना हो जाए कि हम इन सब के लिए आत्मनिर्भर हो सकें। तो यहाँ जान लेते हैं टेंटलम नाम कैसे पड़ा। बड़ा ही रोचक ये किस्सा है। देखिए, टेंटलम की जो खोज हुई थी वो 1802 में हुई थी। स्वीडिश रसायन शास्त्री एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग, क्या नाम है, एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग, तो उन्होंने खोजा था। हालांकि शुरू में उनको नहीं पता था कि ये क्या है, बाद में ये कुछ साल बाद इसका एग्जैक्ट में पता चला। और इसका जो नाम है ना, वो ग्रीक पौराणिक कथाओं के एक व्यक्ति के आधार पर रखा गया। उस व्यक्ति का नाम था टेंटलस, ठीक है, जो कि अनातोलिया में माउंट सिपाइल के ऊपर एक शहर में एक राजा था, अमीर था लेकिन दुष्ट था। और टेंटलस को ज्यूस यानी किंग ऑफ गॉड, इनसे ये भयानक सज़ा मिली थी। और ये सज़ा इसलिए दी गई थी क्योंकि एक दावत के दौरान अपने बेटे को ही परोसने की कोशिश की थी। तो इस राजा को पाताल लोक में निर्वासित कर दिया गया था, जहां हमेशा पानी के एक तालाब में वो खड़ा रहा। उसके सिर पर ताज़े फलों के गुच्छे लटके हुए थे, लेकिन जब भी वो पानी पीने की कोशिश की उसने, तो पानी कम हो जाता था। जब वो फल तोड़ने की कोशिश करता था, शाखाएं झुक जाती थी पीछे की ओर और वो फल को तोड़ नहीं पाता था। तो ये जो नाम है ना टेंटलम, वो इसकी वजह से पड़ा है। देखिए, एसिड में टेंटलम जो ना, टेंटलम यानी अभी हम राजा की नहीं बात कर रहे हैं, अब धातु की बात कर रहे हैं। तो एसिड में टेंटलम अघुलनशील है और
इसकी वजह से इसको चुना गया है और इसी वजह से इसको नाम दिया टैंटलम। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इंडिया और अमेरिका के बीच में थोड़ा टेंशन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने किस खालिस्तानी अलगाववादी को मारने की भारतीय साजिश को नाकाम किया और भारत सरकार को चेतावनी दी? आंसर होगा गुरपतवंत सिंह पन्नून। तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी विस्तार से इस पर एक रिपोर्ट बनाई है और इंडियन एक्सप्रेस ने यूनाइटेड किंगडम के जो एक फाइनेंशियल टाइम्स है, काफ़ी प्रतिष्ठित है दुनिया का अखबार, तो फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो फाइनेंशियल टाइम्स ने ये लिखा था कि अमेरिका ने अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश को विफल कर दिया। रिपोर्ट में ये कहा गया कि अमेरिका ने साजिश में शामिल होने की जो चिंता है उस पर भारत सरकार को चेतावनी भी जारी की है। और ये जो खबर प्रकाशित हुई है अभी नवंबर में प्रकाशित हुई है। देखिए, इससे पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जून में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया था। तब भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को बेतुका और कहीं से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन इस बार भारत ने ये कहा है कि वह सुरक्षा पर अमेरिकी इनपुट को गंभीरता से लेता है और इस संदर्भ में मुद्दों की जांच कर रहा है। ठीक है, अमेरिका ने इस पर बहुत सख्ती दिखाई हुई है। तो अब भारत ने कहा है कि हम इस पर जांच कर रहे हैं कि क्या मामला है, कहाँ हुआ है। अब पन्नून है कौन? दरअसल अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता इसके पास है और सिख फॉर जस्टिस उसका ये जनरल काउंसिल है। और अभी नवंबर में ही उसने एयर इंडिया की फ़्लाइट को उड़ाने की धमकी दी थी और इसके बाद भारत में NIA ने उसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA उसके तहत मामला दर्ज किया गया था। तो एक्चुअल में भारत सरकार ने क्या कहा है उसको देख लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हालिया चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधी, बंदूक चलाने वाले और आतंकवादी इन सब के नेक्सस यानी साठ गांठ के इनपुट साझा किए थे और ये इनपुट दोनों देशों के लिए चिंता की बात बनी हुई है। अपनी ओर से भारत ऐसे इनपुट को गंभीरता से लेता है क्योंकि यह हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों पर भी प्रभाव डालता है। अमेरिकी इनपुट के संदर्भ में मुद्दे की जांच की जा रही है और संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उस रिपोर्ट में या इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि ये हत्या की साजिश जो नाकाम कैसे हुई। दरअसल 5 आइज़ हैं, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, उन सब का इंटेलिजेंस शेयर नेटवर्क है 5 आइज़। तो वो जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसी की वजह से ये बताया जा रहा है कि ये हत्या की साजिश को नाकाम किया गया। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें अभी मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार निज्जर की जो हत्या है यानी कनाडा वाले निज्जर की और पन्नू की हत्या की साजिश, तो उसने भारत के जो संभावित पैटर्न है व्यवहार के, तो उससे काफ़ी चिंता में डाल दिया है 5 आइज़ देशों के बीच में भारत को लेकर। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का ये कहना है कि अमेरिकी चेतावनी अभी 2023 में जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वाशिंगटन गए थे राजकीय यात्रा पर, तो उसी के बाद ये हुआ है, ये चेतावनी भारत को दी गई है। और इस रिपोर्ट में मतलब ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या भारत के मना करने पर साजिशकर्ताओं ने अपनी योजना छोड़ दी या क्या FBI जो वहाँ की जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है, उसने बीच में हस्तक्षेप किया और पहले से चल रही योजना को विफल किया है। तो एक्चुअल में ये पता नहीं। अब सवाल ये भी है कि अमेरिका जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई करने पर कुछ काम कर रहा है। देखिए, राजनयिक चेतावनी तो दी गई है अमेरिका के द्वारा भारत को। उससे अलग अमेरिकी जो संघीय अभियोजक हैं, तो उन्होंने न्यूयॉर्क जिला अदालत में साजिश के कम से कम एक कथित अपराधी के खिलाफ एक सीलबंद अभियोग दायर किया है।
अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट अभी इस पर सोच रहा है, बहस कर रहा है कि जो भी ये मामला है, जो वहाँ की अदालत में जो मामला ले जाया गया है, तो उसको अभी ओपन किया जाए, सार्वजनिक किया जाए, या फिर कनाडा द्वारा जो निज्जर की हत्या का जो जांच चल रही है उसका इंतज़ार किया जाए। तो क्या है ना कि इससे अमेरिका और भारत के रिश्ते पर भी कहीं ना कहीं आँच सी देखी जा रही है। ठीक है, अब पन्नून ने क्या कहा है, जिसके हत्या की साजिश की बात हो रही थी, तो पन्नून के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा है कि अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक को जो खतरा है वो अमेरिका की संप्रभुता को चुनौती है, मतलब वो और भड़काने की कोशिश कर रहा है, और बाइडेन प्रशासन किसी भी ऐसी चुनौती से निपटने को सक्षम है, ऐसा ही कह रहा है। अब सवाल ये होगा कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते यहाँ पर प्रभावित होंगे क्या? तो देखिए, अमेरिका और कनाडाई जो आरोप हैं, पहले कनाडा ने लगाया आरोप, अब अमेरिका ने आरोप लगाया है, तो उन दोनों के बीच में जो अंतर ये है कि अमेरिकी प्रशासन यानी बाइडेन प्रशासन अब तक इस पूरे मामले को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं कर रहा है। कनाडा ने तो के प्राइम मिनिस्टर ने तो खुलेआम बोल दिया था, लेकिन अमेरिका सार्वजनिक रूप से नहीं बोल रहा है। लेकिन जो मीडिया में न्यूज़ जो सामने आई है, वो भी फाइनेंशियल टाइम्स में, वो भी ब्रिटेन का अखबार है, यूनाइटेड किंगडम का अखबार है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीक किया गया है इस पूरे मामले को। और अभी क्या है ना कि अमेरिका फंसा हुआ है, यूक्रेन रूस जो युद्ध चल रहा है, उधर वहाँ इजराइल का मामला चल रहा है, उधर चीन जो है वो आक्रामक हो रहा है। तो ऐसे में वो अभी फ़िलहाल तो चुप है, और एक भारत और अमेरिका के बीच में राजनयिक संबंध है, उसकी मजबूती की एक परीक्षा भी है। हालांकि पन्नून के मामले में अमेरिका भी सख्त नज़र आ रहा है, और ऐसा कहना है इस अखबार का। ओके, इंडियन एक्सप्रेस में जो बातें छपी हुई हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पूरा चल रहा है ना, जो जियोपॉलिटिक्स है, उसको भी समझना ज़रूरी है पूरे मुद्दे को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल यानी यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स उसका उपाध्यक्ष चुना गया है? आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, यानी CAG हैं वो, और उनको 20-21 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस एक्सटर्नल ऑडिटर्स पैनल के 63rd सत्र के दौरान वाइस चेयरमैन चुना गया है। उनका कार्यकाल 2024 का होगा, वर्ष 2024 का। और ये जो पैनल है ना, वो दुनिया के 12 जो टॉप लेवल के ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उन सब से मिलकर बना है, एक स्वतंत्र निकाय है, और इसका काम है संयुक्त राष्ट्र के जो तमाम एजेंसी है, संस्थाएं हैं, उन सब की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंप्लायंस का ऑडिट करना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा नवंबर के तीसरे रविवार को। और 2023 में ये कब हुआ है? तो 19 नवंबर को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है न्याय, यानी जस्टिस। ठीक है, तो इस दिन का उद्देश्य यही कि सड़कों पर जो लोग मारे जाते हैं बहुत बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट की वजह से, जो घायल होते हैं, तो उनके जो प्रभावित लोग हैं, मतलब वो प्रभावित लोगों को याद करना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2005 में इस दिवस की मान्यता दी थी। अगर बात करेंगे ना दुनिया में जो रोड एक्सीडेंट का जो मामला है वो क्या है, कितना बड़ा है, देखिए हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 13.5 लाख लोग मरते हैं। दुनिया भर की बात हो रही है, मतलब हर 24 सेकंड पर सड़क पर एक मौत हो जाती है। दुनिया में मौत का 8वां कारण रोड ट्रैफिक इंजरी है। दुनिया में 5 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे और 15 से 29 वर्ष के जो युवा हैं, उनकी मौत का पहला कारण रोड ट्रैफिक इंजरी है। अगर बात करेंगे कि भारत की क्या स्थिति है, तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में टोटल जो एक्सीडेंट हुए हैं वो 4,61,000 हुए हैं, और उसका जो घातक असर हुआ है तो उससे 1,68,000 लोगों की मौत हुई एक साल में। 2021 का देख लिए, टोटल एक्सीडेंट हुआ 4,12,000, और उससे जो भयानक हादसे से मौत हुई है 1,53,000 लोगों की मौत हुई है। ठीक है,
इंजर्ड लोगों की बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये आंकड़ा देख रहे हैं, तो इस वजह से ये दिवस जो है ना वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम देखेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार, जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मौतें दिख रहा है या एक्सीडेंट हुआ है, उससे जो मौतें हैं वो है हिट फ्रॉम बैक। 28,000 से ज़्यादा लोग, मतलब लोग जा रहे हैं और पीछे से धक्का मार दिया गया, एक्सीडेंट हो गया, उसमें डेथ हो गई, मतलब पता ही नहीं चला। और उसके बाद जो आंकड़ा है वो हिट एंड रन का है, मतलब मार के भाग जाना, एक्सीडेंट करके भाग जाना, उसको अस्पताल नहीं पहुंचाना, जो घायल हुआ है उसकी वजह से 25,938 लोगों की मौत हुई है 2022 में, पिछले साल का ये आंकड़ा है। तो चूंकि ये दिवस है, इस वजह से ये आंकड़े भी दे दिए हैं मैंने, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में लिखने को, या ऑब्जेक्टिव भी आए तो आप इन सबको मतलब क्लियर कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीविज़न डे आंसर होगा 21 नवंबर को, क्योंकि इस दिन पहला विश्व टेलीविज़न फोरम इसका आयोजित किया गया था। और ये दिवस जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो उसने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। और कब घोषित किया था? 1996 को। अगला क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 नवंबर को। पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था 21 नवंबर को ही। क्यों? क्योंकि इसी दिन दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मछुआरा संगठन उसका कार्यक्रम आयोजन किया गया था, उसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज वीक यानी विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 से 25 नवंबर के बीच में। ठीक है, तो ये हेरिटेज वीक मनाया जाता है और संस्कृति और विरासत से के संरक्षण उसको बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? आंसर होगा सौरव गांगुली, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर को उनको ये एक लेटर भी सौंपा है ब्रांड एम्बेसडर बनने का। उन्होंने इसका ऐलान बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान किया और बताया। तो गांगुली ने किसकी जगह ली है? इससे पहले कौन थे पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर? शाहरुख खान थे। तो अब सौरव गांगुली हो गए। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी हैं, गवर्नर है सीवी आनंद बोस, राजधानी कोलकाता। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर एस बद्रीनाथ, उनका निधन हो गया है 21 नवंबर 2023 को। तो किस प्रसिद्ध संस्थान के संस्थापक थे? आंसर होगा शंकर नेत्रालय चेन्नई। इन्होंने शंकर नेत्रालय उसकी स्थापना की थी और प्रख्यात ये नेत्र सर्जन हैं। 83 ईयर के थे, उनका निधन हो गया है 21 नवंबर को। उनका जन्म हुआ था चेन्नई में 1940 में, उस वक्त तो वो मद्रास कहला जाता था। ठीक है, तो एक शानदार इंस्टीट्यूट, उसके संस्थापक ये थे, कर्ता धर्ता थे। दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स वीडियो में ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।